दोस्तों, आज हम अंता उपचुनाव की समीक्षा करने के लिए स्टूडियो में बैठे हैं। ये अंता का उपचुनाव एक छोटा सा उपचुनाव, लेकिन पूरे राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान में अंता के उपचुनाव के ऊपर नजरें गड़ी हुई। ये चुनाव रोचक और रोमांचक इसलिए बना, यूनिवर्सिटी के छात्र नेता नरेश मीणा यहां आकर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। नरेश मीणा के चुनाव में कूद पड़ने से अचानक ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच में हड़कंप सा मच गया। जहां एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया, जिनका एक छत्र राज 12 जिले के अंदर रहता है, वो खुद विचलित और डर में चले गए। अब ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का भविष्य तो तय करेगा ही, और साथ ही नरेश मीणा के भी राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला हो सकता है। नरेश मीणा चूंकि पिछले 2 साल में तीसरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े और 40,000 से अधिक वोट लेके उन्होंने एक अपनी उपस्थिति दर्ज की। दूसरा चुनाव लड़ने वो चले गए देवली उनियारा के उपचुनाव में। वहां पर बीजेपी कांग्रेस के लोगों की नींद हराम की, और जब नतीजा आया तो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर पटक कर एक प्रकार से कांग्रेस की जमानत जब्त करके और वो दूसरे स्थान पर रहे। छबड़ा में तीसरे स्थान पे, देवली उनियारा में दूसरे स्थान पे, अब वो तीसरा चुनाव लड़ने के लिए अंता आ गए। अब अंता की स्थिति यह है कि नरेश मीणा ने पूरे राजनीतिक समीकरणों को गोलमोल कर दिया। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को यह समझ नहीं आ रहा कि दिशा क्या रहेगी और हमारी दशा क्या होगी। जब नरेश मीणा शुरू में चुनाव लड़ने आए तो वहां के लोगों का भी ये मानना था कि एक जाति विशेष के वोटों के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्व समाज का साथ नरेश मीणा को मिलता गया। नरेश मीणा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि युवाओं के अंदर वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो युवाओं के टीम जुड़ने से नरेश मीणा का काफिला बढ़ता गया। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को बहुत जल्दी डिक्लेयर करके और एक शुरुआती बढ़त ले ली थी, और भाजपा प्रत्याशी चयन में उलझी रही और देरी से प्रत्याशी का चयन हुआ और मोरपाल सुमन के नाम पर मोहर लगी। लोगों का कहना है कि साहब, बीजेपी का कैंडिडेट देरी से डिक्लेयर हुआ तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़े। लेकिन जैसे ही वसुंधरा राजे की अंता उपचुनाव में एंट्री हुई, तो वसुंधरा राजे 12 झालावाड़ की रग रग से वाकिफ है। 30 वर्षों से अधिक उनका इस क्षेत्र में राजनीतिक अनुभव है, उनकी पकड़ है। वसुंधरा राजे वो करिश्माई नेता है जो 7 दिन में माहौल को पलट सकती है। वसुंधरा ने आने के बाद ही 7 दिन तक कैंप किया और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करते हुए लोगों से सीधा संवाद किया। वह अधिकांश पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधे शक्ल और नाम से भी जानती है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिला, जो मोरपाल सुमन पहले कहीं टक्कर में नहीं थे। मतदान आते आते मोरपाल सुमन जोरदार टक्कर में आ गए, और वहां के लोगों का कहना है कि मोरपाल सुमन, नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया में से कोई भी चुनाव जीत सकता है। एक बार स्टॉप कर लीजिए। लेकिन संचार क्रांति के रिपोर्टर जब अंता उपचुनाव में गांव गांव घूमे, अंता, मांगरोल के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमे, तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था।
अंता शहर के लोगों का कहना है कि साहब वसुंधरा जी की एंट्री के बाद में मोरपाल सुमन टक्कर में आए, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे साथ साथ 2 रोड शो इस उपचुनाव में लेकर आए, भीड़ भी अच्छी संख्या में थी, प्रदर्शन अच्छा था। इससे भाजपा के अंदर उत्साह की लहर आई और मोरपाल सुमन एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पर जाने लगे। क्षेत्र की जनता में मोरपाल सुमन भी एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में सामने आए। वहीं दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल सरीके सब सीनियर लीडर्स जब अंता पहुंचे और उन्होंने प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जनसंपर्क किया, प्रचार किया, उसका लाभ, बहुत ज्यादा लाभ प्रमोद जैन भाया को नहीं मिल पाया। प्रमोद जैन भाया खुद उस क्षेत्र में अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न नेता है। उनकी छवि मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार से नरेश मीणा ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए और उसको पूरा भुनाने का प्रयास किया, उसका नतीजा यह निकला कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज घर कर गई कि भाई भाया जी पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और खुले रूप से लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई इन आरोपों में भी है। तो उससे प्रमोद जैन भाया की छवि पे थोड़ा सा डेंट आया। फिर भी प्रमोद जैन भाया राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़के इसी क्षेत्र से जीता था। अब ये मिथक भी टूट गया कि भाई एक निर्दलीय प्रत्याशी अंता विधानसभा क्षेत्र से जीत सकता है या नहीं। प्रमोद जैन भाया खुद पहला चुनाव निर्दलीय तौर पर जीते। नरेश मीणा इसी आधार पर मैदान में रहे और धीरे धीरे वो कारवां बढ़ाते गए। पहले मीणा समुदाय के लोग उनके साथ ज्यादा रहे, धीरे धीरे अन्य जातियों के लोगों के अंदर भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। नरेश मीणा की एक खासियत यह रही कि युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है और महिलाओं के अंदर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे रिपोर्टरों ने कहा कि साहब नरेश मीणा जनसंपर्क पे आते थे तो ग्रामीण महिलाएं उनके स्वागत में जो है स्वागत गीत गाती थी और उनका इस्तकबाल करती थी, उनका स्वागत करती थी। भरपूर लाड प्यार उनको वहां मिल रहा है। कई जगह तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा गांव नरेश मीणा के पक्ष में जा रहा है। अंत में हम ये देखते हैं कि हमारा समीकरण ये कहता है कि अंता विधानसभा के इस उपचुनाव में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक किसी भी प्रत्याशी की जीत का दावा नहीं कर सकता। ये इतना उलझा हुआ, इतना पेचीदा चुनाव है। फिर भी जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पास रही उसमें यह है कि साहब 30-30% मत तो तीनों प्रत्याशियों के तय है। जो नतीजा बच रहा है वो 10% जो वोट हैं, जो 1,83,000 कुछ वोट जो कास्ट हुए हैं, उनमें जो 10% मत बच रहे हैं, उसमें जिसने जो बाजी मार ली होगी, जिसने जो मैनेजमेंट कर लिया होगा, वो आदमी, वो प्रत्याशी इस विधानसभा उपचुनाव के अंदर निर्वाचित होगा। फिर भी मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत तगड़ा है। तीनों प्रत्याशी बिल्कुल बराबरी की दौड़ लगा रहे हैं। अगर नरेश मीणा को मुस्लिम समुदाय, धाकड़ समुदाय और एससी के वोटों में अच्छी सेंध लगा ली होगी अगर नरेश मीणा ने, तो नरेश मीणा एक नया इतिहास भी रख सकते। धन्यवाद।